हिमालय, जिसे अक्सर देवताओं का घर कहा जाता है। ये नाम सुनते ही पता नहीं क्यों बर्फ से ढकी चोटियां, शांत घाटियां, एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। लेकिन आज की हमारी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक पहाड़ है या उससे कहीं ज्यादा कुछ है? बिल्कुल। और हमारे पास जो भी जानकारी और रिपोर्ट्स हैं वो इसी कहीं ज्यादा वाले हिस्से की परतें खोलती हैं। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये एक जिंदा कहानी है। तो आज का हमारा मकसद साफ है, इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि आखिर ये विशालकाय पर्वत श्रृंखला बनी कैसे, इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है, और सबसे जरूरी बात, दिल्ली या मुंबई में बैठे एक आम इंसान की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। और इसमें एक हैरान करने वाली बात यह है कि हिमालय सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये सबसे जवान भी है। जवान? पहाड़ों के मामले में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसमें अभी भी बहुत ऊर्जा है, ये अभी भी बन रहा है, बढ़ रहा है, और यही ऊर्जा में नदियां देती हैं, लेकिन यही ऊर्जा वो भूकंप और भूस्खलन का कारण भी बनती है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका जन्म कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये तो करोड़ों साल पहले शुरू हुई एक प्रक्रिया का नतीजा है। एक बहुत ही धीमी टक्कर का नतीजा है ना। जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट, हाँ, वो उत्तर की तरफ खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे दो गाड़ियां आमने सामने से टकरा जाएं। टक्कर होने पर दोनों का बोनेट मुड़कर ऊपर उठ जाता है ना। हाँ। बस यहाँ पर ये गाड़ियां जमीन के बहुत बड़े टुकड़े थे, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब ये टकराए तो इनकी बीच की जमीन, जो कभी टेथिस नाम का एक समुद्र हुआ करती थी, वो ऊपर उठने लगी और धीरे धीरे हिमालय बन गई। एक सेकंड, आपने कहा कि ये टक्कर ये अभी भी जारी है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कल थोड़ी ज्यादा होगी जो आज है? क्या हम सचमुच उसे नाप सकते हैं? बिल्कुल, सैटेलाइट डेटा यही दिखाता है। भारतीय प्लेट आज भी हर साल लगभग 4.5 सेंटीमीटर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। इसी दबाव की वजह से हिमालय की ऊंचाई हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ जाती है। सुनने में ये बहुत कम लगता है, पर भूविज्ञान के हिसाब से ये बहुत तेज रफ्तार है। वाह, ये सोचना ही कितना कमाल का है कि जिस जमीन को हम इतना ठोस और स्थायी मानते हैं, वो असल में लगातार हिल रही है और बदल रही है। तो इस टक्कर ने हिमालय को एक शक्ल दी। सुना है इसकी 3 अलग-अलग परतें हैं, एक दूसरे के समानांतर। हाँ, इसे आप एक बहुत बड़े 3 मंजिला केक की तरह देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाली और सबसे ऊंची मंजिल है हिमाद्री, यानी महान हिमालय। ठीक है। बीच वाली है हिमाचल या मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाली सबसे बाहरी मंजिल है शिवालिक। ठीक है, तो हिमाद्री यानी सबसे ऊपर वाली मंजिल, इसे तो हम नो गो जोन कह सकते हैं, जहां सिर्फ प्रोफेशनल पर्वतारोही ही जाने की हिम्मत कर सकते हैं। सही कहा। स्रोत के आंकड़े देखें तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा है, यानी करीब 20,000 फीट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसी हिमाद्री का हिस्सा है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो 8,598 मीटर ऊंची है, वो भी यहीं पर है। और इसका नाम हिमाद्री इसीलिए है, हिम यानी बर्फ, मतलब ये हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता होगा 12 महीने। तो हिमाद्री तो हो गया दिग्गजों का इलाका, लेकिन हम जैसे आम लोग छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? जाहिर है हिमाचल में। शिमला, मसूरी, मनाली, ये सब तो दूसरी मंजिल हुई है ना? जी हाँ, वो सब हिमाचल श्रृंखला का हिस्सा हैं। ये हिल स्टेशनों का घर है। इसकी औसत ऊंचाई 3000 से 5000 मीटर के बीच होती है। ये हिमाद्री जितनी कठोर और बर्फीली नहीं है। यहाँ आपको घने जंगल, खूबसूरत घाटियां और सेब के बगीचे मिलेंगे। पीर पंजाल और धौलाधर जैसी मशहूर पर्वतमालाएं भी यहीं हैं। बिल्कुल, इसी हिमाचल का हिस्सा है। और फिर आती है सबसे बाहरी और सबसे नई परत, शिवालिक। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी ऊंचाई काफी कम है, लगभग 900 से 1500 मीटर के बीच, और यहाँ की एक खास पहचान है दून घाटियां, जैसे देहरादून। दून असल में हिमाचल और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच की लंबी और चौड़ी घाटियां हैं। जब नदियां ऊपर से बहकर आती हैं तो अपने साथ ढेर सारे कंकड़, पत्थर और मिट्टी बहा कर लाती हैं। ये मलबा इन दो पहाड़ियों के बीच में जमा होता गया और ये उपजाऊ घाटियां बन गई। अच्छा। लेकिन शिवालिक के बारे में एक जरूरी बात और है।
इसका निर्माण बहुत ही कच्ची और भुरभुरी चट्टानों से हुआ है। भुरभुरी चट्टाने मतलब ये चट्टानें सीमेंट की तरह मजबूती से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि बस कंकड़, पत्थर और मिट्टी का एक ढीला ढाला ढेर है जो जरा से पानी या हलचल से बह सकता है। ओहो, इसीलिए इस पूरे इलाके में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा इतना ज्यादा होता है। समझ गए। तो ये 3 परतें एक के ऊपर एक हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। अगर हमें इसे नक्शे पर पश्चिम से पूरब की तरफ देखें तो एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। बिल्कुल, तब हमें हिमालय का एक दूसरा चेहरा दिखता है। भूगोल की भाषा में इसे क्षेत्रीय विभाजन कहते हैं, जो मुख्य रूप से नदियों के आधार पर किया गया है। पश्चिम से शुरू करें तो सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय ये सिंधु और सतलुज नदी के बीच का इलाका है, जिसमें कश्मीर और हिमाचल का बड़ा हिस्सा आता है। अमरनाथ गुफा और नंगा पर्वत जैसी जगहें वो यही हैं। सही। उसके थोड़ा और पूरब चलें तो सतलुज और काली नदी के बीच आता है कुमाऊं गढ़वाल हिमालय। ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7,816 मीटर यही है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सारे पवित्र धाम इसी इलाके में हैं। और ये सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। भारत की 2 सबसे बड़ी नदियां गंगा और यमुना यहीं से तो निकलती हैं। ये एकदम सही। इसके आगे काली नदी से तिस्ता नदी तक नेपाल का विशाल क्षेत्र है, जिसे नेपाल हिमालय कहते हैं। ये हिमालय का सबसे ऊंचा और सबसे ताकतवर हिस्सा है। दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 यहीं पर हैं। 8 माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मकालू सब यहीं हैं। मशहूर काठमांडू घाटी भी इसी हिस्से में है। और सबसे पूर्व में तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच आता है पूर्वी हिमालय। यहाँ नामचा बरवा जैसी महत्वपूर्ण चोटी है। लेकिन इन कागजात में एक दिलचस्प आंकड़ा है। ये कहते हैं कि पश्चिम में हिमालय लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन पूरब तक पहुंचते पहुंचते ये सिकुड़कर सिर्फ 150 किलोमीटर रह जाता है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही कमाल का पॉइंट है। ये दिखाता है कि भारतीय प्लेट का दबाव हर जगह एक जैसा नहीं था। पूरब की तरफ टक्कर का जोर ज्यादा था, जिससे पहाड़ ज्यादा सिकुड़ गए और एक दूसरे के करीब आ गए, जबकि पश्चिम में दबाव थोड़ा कम था तो वो ज्यादा फैल गए। तो हमने इसकी पूरी बनावट समझ ली। ऊपर से नीचे 3 परतें और पश्चिम से पूरब 4 हिस्से। पर सवाल वही है, आखिर हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? ये पहाड़ हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं? देखिए, इसका असर इतना गहरा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो पानी। हिमालय को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इनकी सैकड़ों सहायक नदियां सब यहीं से निकलती हैं। और भारत की लगभग आधी आबादी, मतलब 50-60 करोड़ लोग सीधे तौर पर इन नदियों के पानी पर निर्भर हैं। पीने के लिए भी और खेती के लिए भी। अगर ये नदियां न होती तो उत्तर भारत का ये विशाल उपजाऊ मैदान शायद थार जैसा एक रेगिस्तान होता। और सिर्फ पानी ही नहीं, इन नदियों पर बने भाखड़ा नांगल जैसे बांध हमें बिजली देते हैं। मनाली और शिमला जैसा पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था को चलाता है। और उन कीमती जड़ी बूटियों को कैसे भूल सकते हैं जो इन पहाड़ों में मिलती हैं। आर्थिक पहलू के अलावा इसका सबसे बड़ा योगदान शायद हमारे मौसम पर है। हिमालय एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करता है। जब जून जुलाई में समुद्र से मानसून की हवाएं आती हैं तो ये दीवार उन्हें रोक लेती है और फिर बारिश होती है। हाँ, ये हवाएं हिमालय से टकराकर ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और पूरे उत्तर भारत में जमकर बारिश करती हैं। इसी बारिश से हमारी फसलें उगती हैं। और ये दीवार एक और काम करती है, ये हमें बचाती भी है। मैंने पढ़ा है कि मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकती है। बिल्कुल। अगर ये हिमालय की दीवार ना होती तो सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाएं सीधे भारत में घुस आती। तब दिल्ली और लखनऊ में तापमान शायद 0 से 15-20 डिग्री नीचे होता। ये इलाका रहने लायक ही ना बचता। तो ये एक तरह से हमारा मौसम का रक्षक भी है। और सैनिक रक्षक भी। हमारे ज्यादातर ऐतिहासिक आक्रमणकारी उत्तर पश्चिम के दर्रों से आए, क्योंकि वो सीधा हिमालय पार करने की सोच भी नहीं सकते थे। तो ये तो हुआ इसका रक्षक वाला पहलू। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जहां ये हमें इतना कुछ देता है, वहीं इसके अपने खतरे भी हैं। हाँ, और ये चुनौतियां सीधे तौर पर इसके जवान होने से जुड़ी हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, ये अभी भी बन रहा है।
प्लेट्स की ये टक्कर आज भी जारी है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में जबरदस्त तनाव जमा होता रहता है। और जब ये तनाव अचानक से छूटता है तो भूकंप आते हैं। विनाशकारी भूकंप। 2005 का कश्मीर भूकंप इसका एक भयानक उदाहरण है। पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। और दूसरी बड़ी चुनौती जिसका जिक्र है वो है पिघलते ग्लेशियर। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गंगोत्री जैसे ग्लेशियर, जहां से गंगा निकलती है, बहुत तेजी से सिकुड़ रहे हैं। और इसके दोहरे खतरे हैं। एक तो ये कि लंबे समय में अगर ग्लेशियर ही नहीं बचेंगे तो हमारी नदियों में पानी कहां से आएगा। करोड़ों लोगों के लिए पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। और दूसरा खतरा तुरंत का है। जब ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो उनसे बनी झीलें अचानक फट सकती हैं, जिससे पहाड़ों में भयंकर बाढ़ आ जाती है, जैसे हमने कुछ साल पहले चमोली में देखा था। बिल्कुल। और तीसरी चुनौती है भूस्खलन, जिसकी बात हमने शिवालिक के संदर्भ में की थी। 2013 की केदारनाथ त्रासदी वो इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है। वो भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ का एक भयानक मेल था। और देखिए, ये तीनों चुनौतियां, भूकंप, पिघलते ग्लेशियर और भूस्खलन, असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे? भूकंप पहाड़ों को कमजोर करता है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ता है। पिघलते ग्लेशियर नदियों में पानी का स्तर बढ़ाते हैं, जो भूस्खलन को और बढ़ावा दे सकता है। ये दिखाता है कि हिमालय हमारा रक्षक तो है, लेकिन ये पूरा सिस्टम बहुत नाजुक भी है। एक धागे से बंधा हुआ है जिसे हम विकास और लापरवाही के नाम पर खींचते जा रहे हैं। तो आज की बातचीत से एक बात तो शीशे की तरह साफ है। हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ सिस्टम है जो भारत के मौसम, पानी, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, हर चीज को शक्ल देता है। ये एक ही साथ हमारा सबसे बड़ा रक्षक भी है और एक नाजुक बच्चा भी, जिसे हमारी देखभाल की सख्त जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही। इन रिपोर्ट्स में हिमालय को रक्षक कहा गया है और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन ये एक ऐसा रक्षक है जिसे अब खुद हमारे संरक्षण की जरूरत है। इसका स्वास्थ्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के स्वास्थ्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल के अंत में पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले हम हमेशा की तरह एक सवाल आपके मन में छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों से ये साफ है कि हिमालय ने मानसून की हवाओं को रोककर उत्तर भारत के विशाल और उपजाऊ मैदानों को बनाया। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये विशाल पर्वत श्रृंखला कभी बनी ही नहीं होती, अगर वो करोड़ों साल पुरानी टक्कर कभी हुई ही ना होती, तो आज भारत का भूगोल, यहाँ का मौसम, यहाँ की नदियाँ और शायद यहाँ का पूरा इतिहास कैसा होता।